ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल आज बारी है चैप्टर नंबर 30 की ऑफ रीनल फिजियोलॉजी। सो लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर कंटेन्स। तो आज हमें बेसिकली पढ़नी है रीनल रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। इंटीग्रेशन देखेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म्स की फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड वॉल्यूम एंड एक्चुअली ईसीएफ वॉल्यूम एज वेल। तो हम जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं चीज़ों को रेगुलेट करने की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस हम उनकी इंटीग्रेशन देखेंगे कि कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म्स मिलकर रीनल वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम और ब्लड के प्रेशर को और डिफरेंट सब्सटेंसेस की अमाउंट को ईसीएफ में एज वेल एज इन प्लाज्मा रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम कुछ आयंस के रेगुलेशन देखेंगे, क्योंकि एज वी नो कि वाटर के साथ साथ सोल्यूट्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट करने का काम किडनीज का ही है, तो हमें उनको भी यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। तो जो पहला हम इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी पोटेशियम। सो जस्ट लाइक सोडियम, उसका हमने रेगुलेशन पढ़ी थी, तो उसी के साथ ही पोटेशियम की रेगुलेशन भी है। और पहले देखते हैं कि नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है पोटेशियम की इन द ईसीएफ। तो कहा जाता है कि सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम। तो जो मोस्टली एक अमाउंट होती है ना, मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स, और बहुत कम अमाउंट होती है इन द ईसीएफ। लाइक इट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट फॉर सोडियम, क्योंकि सोडियम ज़्यादा कहाँ था, ईसीएफ में था, और कम कहाँ था, आईसीएफ में था। लेकिन पोटेशियम की इसमें उल्टा सीन है, यहाँ ज़्यादा अमाउंट पोटेशियम की लाइक 140 मिलीकुलेंट पर लीटर होती है इन द सेल्स, एंड आउटसाइड द सेल्स इन द ईसीएफ द अमाउंट इज ओनली 4.2 मिलीकुलेंट्स पर लीटर। सो दैट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन आउटसाइड द सेल्स इन द ईसीएफ। और इसी छोटी अमाउंट को हमने रेगुलेट करना होता है, क्योंकि इस छोटी सी अमाउंट में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए ना ऊपर या नीचे, तो वो हाइपरक्लेमिया या हाइपोक्लेमिया की तरफ लेके जा सकते हैं बॉडी को, बहुत सारे प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपरक्लेमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी की जो एक्साइटेबिलिटी होगी ना फाइबर्स को डिक्रीज कर जाएगी। तो उस केस में आप के नर्व फाइबर्स बिल्कुल ही नॉन एक्साइटेबल स्टेट में जाएंगे और आप अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका हाइपोक्लेमिया हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो बॉडी की एक्साइटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और कार्डिक एरिथमियाज भी रिजल्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम नॉर्मल अमाउंट्स देखें कि ईसीएफ में कितनी है, आईसीएफ में कितनी, तो मैंने ये कहा कि 4.2 मिलीकुलन पर लीटर है, और नॉर्मल कितने लीटर्स ऑफ ईसीएफ होता है हमारी बॉडी में, होता है तकरीबन 14 लीटर। सो 14 इंटू 4.2 इट कम्स आउट टू बी 59 मिलीकुलेंट। ये आपके ओवरऑल बॉडी का ईसीएफ में पोटेशियम की कंसंट्रेशन है। अगर इनसाइड द सेल्स की बात की जाए तो नॉर्मल आईसीएफ कितना होता है, इट्स 28 लीटर्स, और आईसीएफ में अमाउंट कितनी है, इट इज़ अबाउट 140 लीटर्स। सो इट कम्स आउट टू बी तकरीबन 3920 मिलीकुलेंट इनसाइड द आईसीएफ। पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ईसीएफ का वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम या अमाउंट ऑफ पोटेशियम, क्योंकि वही अप डाउन होगी तो सेल्स की फंक्शनिंग में अफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा अगर इस रेगुलेशन की बात की जाए तो बेसिकली एक तो ये है कि तकरीबन 100 मिली इक्वलेंट की अगर आप डाइट लेते हो ना, मतलब डाइट कंटेनिंग 100 मिली इक्वलेंट्स ऑफ पोटेशियम, तो उसमें से 92 मिली इक्वलेंट्स को रेगुलेट करना है किडनीज ने, और 8 मिली इक्वलेंट्स को रेगुलेट करना है जेएटिन ने थ्रू फीसिस। तो 8 मिली इक्वलेंट्स एक्सक्रीट होगी थ्रू द फीसिस एंड 92 मिली इक्वलेंट्स हैव टू बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। सो उन 92 मिली इक्वलेंट्स को ही हमने अब अच्छे से संभालना है, क्योंकि जितना इनटेक होगा उतना ही आउटपुट भी होगा, तभी उसकी अमाउंट बॉडी में कांस्टेंट रह पाएगी। अच्छा, फिर बात की जाती है रिडिस्ट्रीब्यूशन की। रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो ईसीएफ में अमाउंट है, अगर आपका पोटेशियम इनटेक हुआ है और आपके ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा हो गया पोटेशियम की, तो वी नो कि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम। तो सेल्स क्या करेंगे, उस पोटेशियम को अपटेक कर लेंगे फॉर सम टाइम अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड टू द किडनीज। सो इन दिस वे द पोटेशियम इज एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेल्स एंड द ईसीएफ। अब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं पहले। फर्स्ट फैक्टर जो है वो इंसुलिन। एज यू नो कि इंसुलिन अपटेक कराता है ग्लूकोज का इनटू द सेल्स, एट द सेम टाइम इंसुलिन अपटेक कराता है पोटेशियम का इनटू द सेल्स। वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि इंट्रासेलुलर अमाउंट या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम को इंक्रीज करते हैं, दैट इज इंसुलिन। ठीक है, सेकंड फैक्टर इज एल्डोस्टेरोन। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पढ़ा था थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो हमने देखा था सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है। तो जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना उसकी सोडियम की, वहीं एक्सक्रीशन भी हो रही है पोटेशियम की। तो इन दिस वे बॉडी में से पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो जाता है एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा था, रीअब्जॉर्प्शन करा था सोडियम की। जहाँ पर वो एक्सक्रीशन करा रहा है वहीं पर वो अपटेक भी करा रहा है पोटेशियम का इनसाइड द सेल्स। सो एक वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एल्डोस्टेरोन इज टू डिक्रीज द ईसीएफ अमाउंट ऑफ पोटेशियम। तो अपटेक ऑफ पोटेशियम बाय द सेल्स, इसको भी इंक्रीज कराता है कौन, एल्डोस्टेरोन अलॉन्ग विद इंसुलिन। थर्ड फैक्टर इज बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन। तो काफ़ी सारे कैटेकोलामिन्स जो कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो भी अपटेक ऑफ पोटेशियम बाय द सेल्स उसको इंक्रीज़ करा देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को किसी वजह से ब्लॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल बाय प्रोपेनोलॉल या बीटा ब्लॉकर्स, तो क्या होगा, फिर पोटेशियम का अपटेक नहीं होगा और पोटेशियम के अमाउंट इन द ईसीएफ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फोर्थ फैक्टर देखते हैं कि फोर्थ फैक्टर कौन सा होता है जिसको रेगुलेट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी
अल्कलोसिस, ठीक है। अल्कलोसिस का आप लोग इस तरह से याद रखो कि जब भी एसिडोसिस होगा ना, बॉडी में प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। लाइक आप ऐसे याद करो कि प्रोटॉन्स हमेशा एंटागोनिस्ट होते हैं, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम नहीं करेगा तो पोटेशियम आयंस बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते रहेंगे, है ना। तो मतलब कि बेसिकली नहीं, अगर सोडियम पोटेशियम काम करेगा तब एक्सक्रीट आउट होते रहेंगे ना, और अगर सोडियम पोटेशियम बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो बेसिकली हम पोटेशियम आयंस को एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द बॉडी इन द ट्यूबुलर ल्यूमन। तो उस केस में बेसिकली ये होता है कि अगर आप लोग फॉर बाय एनी मीन्स सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को बंद कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, फॉर एग्जांपल बाय एसिडोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो उस केस में ये होगा कि हम पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे और हाइपरकलेमिया हो जाएगा। तो एसिडोसिस ऑलवेज ब्रिंग्स हाइपरकलेमिया, ठीक है। जब ये दूसरा केस है, अगर हम उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर दें, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को, जो कि होती है इन केस ऑफ अल्कलोसिस, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकलेमिया हो जाएगा। तो दीज आर टू एसिड बेस्ड एब्नॉर्मलिटीज दैट कैन कॉज पोटेशियम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कहते हैं कि एज वी नो के सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम। अगर सेल लिसिस होगी या सेलुलर डैमेज होगा, मसल डैमेज होगा, या किसी भी टिश्यू लेवल पर डैमेज होगा, तो ईसीएफ में पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। फिर कहते हैं कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज के केस में भी अगर बहुत एक्सरसाइज करते हो तब भी ऐसा होता है कि सेल्स रिलीज़ करने लग जाते हैं पोटेशियम, तो ईसीएफ में पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, फिर बात की जाती है अगर हमारी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाए सेल्स की, तो ऑस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी डेफिनेटली किडनी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कम हो जाएगी। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या कुछ भी कम हो जाएगी, विच मीन्स के साथ ही साथ में हमारे पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जो कि बेसिकली पोटेशियम आयंस को कम कराता है इन द ईसीएफ। ओके, और साथ ही साथ अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाए तो भी ऐसे लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ऑफ द पोटेशियम बिटवीन द सेल्स एंड द ईसीएफ। अच्छा, तो हमने एक ओवरव्यू सा ले लिया है। अच्छा, फिर बात की जाती है कि इन द ये हमने बात कर ली रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कि बिटवीन द सेल्स एंड द ईसीएफ कैसे रेगुलेट हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पोटेशियम आयंस। लेकिन हम अगर बात करें कि किडनी से कैसे रिमूव हो रहा है, उसकी क्या रेगुलेशन है, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसके क्या मैकेनिज्म्स हैं, तो वो अलग हैं। अच्छा, वो डिपेंड करते हैं कि प्लाज्मा में कितने अमाउंट ज़्यादा हुई है, क्योंकि नॉर्मल अगर हम देखें कि हमारा ग्लोमेरुलर GFR कितना होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 180 लीटर्स पर डे, ठीक है। और आपकी बॉडी में अमाउंट कितनी है इसकी, कितनी है, अबाउट 4.2, तो 4.2 इंटू 180 इट कम्स आउट टू बी 756 मिली इक्वलेंट पर डे। तो इतना हमारा कितना होता है, GFR होता है कंटेनिंग द पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम की इतनी फिल्ट्रेशन रोज़ हो रही है, लेकिन अबाउट मोस्ट ऑफ इट गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड, सो डोंट वरी, ठीक है। 65% रीअब्जॉर्प्शन एज यू नो के PCT के लेवल पर होती है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल 25 to 30% होती है, तो लेवल ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपर फैमिली, और तकरीबन 30% तकरीबन होते हैं डिस्टल और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के लेवल, डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लेवल पर। सो इन दिस वे 756 मिलीग्राम पर लीटर पर डे हमारा होता है, जो कि फ़िल्टर आउट हो रहा होता है। अच्छा जी, फिर बात करी जाती है कि ट्यूबुलर लोड हम देख लिया कितना होता है, और फिर हम इसकी एक्सक्रीशन को भी देखते हैं। डिफरेंट लेवल्स पर एज यू नो डिफरेंट एक्सक्रीशन होती है, लेकिन जो एक मेजर साइट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस है वो है डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्योंकि वही साइड है जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो वही जहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी वहीं पे पोटेशियम की सक्रीशन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पंप होगा कौन सा, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो बेसिकली डिस्टल ट्यूब्यूल्स पर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, और वो किस सेल्स में प्रेजेंट होता है, एक खास किस्म के सेल्स होते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़े भी हैं, 3 तरह के सेल्स होते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में, प्रिंसिपल सेल्स, टाइप A इंटरकलेटेड सेल्स एंड टाइप B इंटरकलेटेड सेल्स। अब जो प्रिंसिपल सेल्स हैं दे आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द पोटेशियम आयंस, ठीक है। वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और पोटेशियम को सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पर मेजर हमारा एल्डोस्टेरोन भी एक्ट कर रहा होता है ना। और जो टाइप A इंटरकलेटेड सेल्स हैं वो बेसिकली पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और जो टाइप B इंटरकलेटेड सेल्स हैं वो पोटेशियम को अगेन सिक्रीट कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी देखी थी। तो लेट्स सी कि पहले हम लोग एक्शन देखते हैं प्रिंसिपल सेल्स का, जो कि पोटेशियम को सिक्रीट कर रहे हैं और सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये मेजर सेल्स होते हैं जो कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, सो लेट्स सी। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ये होता है बेसिकली इसके सिक्रीशन का कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने पोटेशियम को सिक्रीट कराना है ना, फर्स्ट इट हैज़ टू कम इनटू द ट्यूबुलर सेल्स फ्रॉम द इंटरस्टिशियम, और तो इंटरस्टिशियम से उसको ट्यूबुलर सेल्स में लाने के लिए ना बेसिकली हमें चाहिए होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, है ना, वही होता है ना। तो बेसिकली सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जब वर्क करेगा ना एट द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन इन द ट्यूबुलर सेल्स, तो वहाँ से सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे और पोटेशियम आयंस इनटू द ट्यूबुलर सेल्स मूव करते रहेंगे। अब ट्यूबुलर सेल्स में वो आ गए, अब उसको हमने बाहर कैसे निकाला इनटू द ट्यूबुलर लिम्फ। वहाँ होते हैं कुछ स्पेसिफिक चैनल्स, उन चैनल्स 2 बड़े चैनल्स, उनका नाम मैं बता देती हूँ। फर्स्ट चैनल इज़ द रीनल आउटर मेडलरी पोटेशियम चैनल, रोम के से नाम रख लो, रीनल आउटर मेडलरी पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। सेकंड है द बिग पोटेशियम चैनल, BK चैनल। सो रोम के चैनल्स एंड द BK चैनल आर प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, जो कि पोटेशियम को फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स इनटू द ल्यूमन
एक्सक्रीट आउट करा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए इसकी कंट्रोल कैसे होती है पोटेशियम की सिक्रीशन की, मतलब रेगुलेशन कैसे होती है, तो डेफिनेटली जितना आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी होगी उतना ही आपका सेल्स में होगा, उतना ही बाहर जाएगा। तो वन फैक्टर इज एक्टिविटी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, अगर आपकी इसी में अमाउंट पोटेशियम की ज़्यादा है तो ज़्यादा इसकी अमाउंट एक्सक्रीट आउट होगी टू द ल्यूमन। थर्ड है परमेबिलिटी ऑफ द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, कि वहाँ पर कितने चैनल्स हैं, कितनी परमेबिलिटी है। तो तीन फैक्टर, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी, सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और थर्ड इसका ल्यूमिनल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। तो तीन फैक्टर रेगुलेट करते हैं पोटेशियम की सिक्रीशन को बाय द प्रिंसिपल सेल्स। और उसके चैनल्स के नाम कौन कौन से, रोम के चैनल्स एंड बी के चैनल्स। सेकंड है इंटरकलेटेड सेल्स को रीअब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, सिक्रीट भी कर सकते हैं। और वहाँ पे ये सीन होता है कि जो टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब करते हैं पोटेशियम को, और जो टाइप बी इंटरकलेटेड सेल्स हैं वो सिक्रीट कर देते हैं पोटेशियम को इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज, क्योंकि बेसिकली इंटरकलेटेड सेल्स के लेवल पे ना एक ही पंप होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट पंप, ठीक है। वो ये कार्य होता है, जो टाइप ए सेल्स है ना उसमें ये प्रेजेंट होता है एट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, और ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे पोटेशियम को पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है और हाइड्रोजन को सिक्रीट कर रहा होता है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे टाइप ए सेल्स में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम का रीअप्टेक होता रहेगा और हाइड्रोजन आयंस का सिक्रीशन होती रहेगी। और टाइप बी के लेवल पे ये प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट पंप होता है लेवल ऑफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और वहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो हाइड्रोजन आयंस को रीअप्टेक करा रहा होता है और सिक्रीशन करा रहा होता है पोटेशियम आयंस की इनटू द ट्यूबुलर सेल्स और देन इनटू ट्यूबुलर ल्यूमन। तो इस तरह के ये ना वेरी कार्य होते हैं, ये एक तरह से मतलब ना अल्टरनेट कार्य होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन बिटवीन द प्रिंसिपल सेल्स टाइप ए इंटरलेटेड सेल्स एंड टाइप बी इंटरलेटेड सेल्स। अच्छा जी, फिर हम अगर बात करें कि एक समरी से तैयार कर लें कि समरी मतलब कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं इसको, तो एज यू नो कि अगर ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा होगी पोटेशियम तो एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी। अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो भी इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। और अगर ट्यूबुलर फ्लो रेट ज़्यादा हुआ, ट्यूबुलर फ्लो रेट मतलब अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ज़्यादा जीआर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मतलब गुजर रहा है वहाँ से पोटेशियम, तो जितना ज़्यादा पोटेशियम गुजरेगा उतना ही ज़्यादा वो रीअब्सॉर्ब भी होगा। और रीअब्सॉर्ब क्यों होगा वो हम आगे देखते हैं कि मतलब वो गुजर क्यों नहीं रहा, वो रीअब्सॉर्प्शन क्यों ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि ईसीएफ वॉल्यूम ज़्यादा होने से या ईसीएफ में अमाउंट ऑफ पोटेशियम ज़्यादा होने से उसकी एक्सक्रीशन का क्या ताल्लुक है, क्यों उसकी एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होती है। तो उसके चार मेन रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ईसीएफ में अमाउंट ऑफ पोटेशियम ज़्यादा होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडली, अगर जब इसकी ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा होगी, इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है बिटवीन द ईसीएफ एंड द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, वो ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सिक्रीशन होगी। थर्ड फैक्टर ये है कि जब भी आपके ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा होगी पोटेशियम की, जो पोटेशियम के चैनल्स है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में उनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी। फोर्थ फैक्टर ये है कि जब भी इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होगा थ्रू एड्रेनल मेडुला, क्योंकि इंक्रीज्ड हाइपरकलेमिया बेसिकली स्टिमुलेट करता है एड्रेनल मेडुला को टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन ज़्यादा आएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी अगेन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम ज़्यादा होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा होने से उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा कर रहे थे। सेकंड वाज एल्डोस्टेरोन कि एल्डोस्टेरोन कैसे प्रमोट करता है पोटेशियम की सिक्रीशन को, तो उसके दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी ज़्यादा कर देता है। सेकंडली, वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे पोटेशियम चैनल्स की अमाउंट ज़्यादा कर देता है। कौन सा पोटेशियम चैनल्स है, रोम के चैनल्स एंड बिग पोटेशियम चैनल्स, बस ये बात होगी। फिर बात कर जाती है कि एक फीडबैक रिस्पॉन्स होता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हुई है तो एल्डोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, इसको सिक्रीट करा देगी, और जैसे सिक्रीट होने के बाद पोटेशियम अमाउंट बैक टू नॉर्मल लेवल जाएगी तो एल्डोस्टेरोन की स्टिमुलेशन भी रुक जाएगी, उसकी सिक्रीशन भी रुक जाएगी, तो बाकी आपका सारा क्या हो जाएगा, लेवल पे आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर फीडबैक कंट्रोल नहीं होता और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होने के बाद भी हम एल्डोस्टेरोन के अमाउंट को नहीं कम करते तो उस केस में आपका एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहेगा, पोटेशियम सिक्रीशन होती रहेगी और हाइपोकलेमिया रिजल्ट होगा। तो फीडबैक कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अच्छा जी, हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया हमारा सारा कुछ। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ट्यूबुलर फ्लो रेट। अच्छा, हमने भी तीसरा जो मेंशन किया था, तीसरा फैक्टर रेगुलेट कर रहा था पोटेशियम की एक्सक्रीशन को, वो था ट्यूबुलर फ्लो रेट। ट्यूबुलर फ्लो रेट ज़्यादा होने से उसकी एक्सक्रीशन क्यों ज़्यादा हो रही है, तो बेसिकली उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा इस तरह से हो रही है बेसिकली कि जब ट्यूबुलर फ्लो रेट ज़्यादा होगा ना, वैसे वैसे जो पोटेशियम होगा वो फ्लश करता रहेगा वहाँ से, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट होगा ना वो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल, जो ईसीएफ और ट्यूबुलर ल्यूमन के दरमियान में ग्रेडियंट है, अगर फॉर एग्जांपल ईसीएफ से अमाउंट आ गई ट्यूबुलर ल्यूमन में, ठीक है, तो और ज़्यादा नहीं आ पाएगी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी है, तो वहाँ पे ग्रेडियंट की में कमी आ जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ना ट्यूबुलर ल्यूमन में जब ऑलरेडी आपको फ्लो रेट ज़्यादा है तो वहाँ से गुजरता रहेगा फ्लूइड जल्दी, तो जो पोटेशियम आया वो चला गया, तो वो जो ग्रेडियंट होगा ना बिटवीन द ईसीएफ एंड द ल्यूमन वो मेंटेन रहेगा और आपकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। सो इन दिस, अगर आपकी ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा होती है तो आपका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, फ्लो रेट आपकी सिक्रीशन को भी ज़्यादा करा देगा। सेकंड फैक्टर जो ट्यूबुलर फ्लो रेट है ना, वो आपके ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे पोटेशियम चैनल्स की अमाउंट को ज़्यादा कर देता है बाय सम मैकेनिज्म, वी डोंट नो, बट ज़्यादा कर देता है। ट्यूबुलर फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे
पोटेशियम चैनल्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और हाई कंडक्टेंस बी के चैनल्स की अमाउंट, स्पेशली अगर प्रिसाइसली बोलें तो हाई कंडक्टेंस बी के चैनल ज़्यादा हो जाएंगे एट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम विल बी इंक्रीज्ड। तो ये बात भी होगी। फिर बात करते हैं कि एक्यूट एसिडोसिस का इफेक्ट कुछ और होता है, क्रोनिक एसिडोसिस का इफेक्ट कुछ और होता है। एज आई टोल्ड यू कि जब भी एसिडोसिस होगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हाइपरकलेमिया हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए ना, ठीक है। हाइपरकलेमिया हो जाएगा मतलब बॉडी में ना पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्रोनिक एसिडोसिस का, मतलब काफ़ी टाइम तक एसिडोसिस परसिस्ट करे, तो उसके इसमें ना चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं, मतलब चीज़ें ना थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। वो इस तरह से डिफरेंट हो जाती हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या उसकी मतलब एज ए टोल्ड यू कि बेसिक जो मेजर कॉज है एसिडोसिस की जिस वजह से हाइपरकलेमिया हो रहा था, वो ये थी कि एटीपीएस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी डिस्टॉर्ट हो रही थी। सेकेंडली कि जो नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल्स है वो भी कम हो रही थी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे। तो ये दो फैक्टर्स है जो हाइपरकलेमिया करवा रहे थे। लेकिन अगर आपकी प्रोलॉन्ग्ड एसिडोसिस रहे ना लाइक काफ़ी टाइम तक, तो उसके इसमें ये होता है बेसिकली कि जो अब आपको पोटेशियम ना, अब आपको जो ज़्यादा पोटेशियम पहुँच रहा है ना, एट द एंड उसने क्या करना है, वहाँ पे होने लग जानी है प्रेशर नाइट्रोलिसिस एंड प्रेशर डायूरिसिस। तो उससे उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत कैंसल आउट हो जाता है। एक सेकेंड, लेट्स टेक अ ब्रेक। हाँ, तो प्रेशर नाइट्रोलिसिस एंड प्रेशर डायूरिसिस का भी इफेक्ट आ जाता है। तो होता है ये ना बेसिकली कि जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स एक तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करें, साथ साथ ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी को भी इंक्रीज करें, क्योंकि प्रोटॉन्स हैं आफ्टर ऑल वो इलेक्ट्रोलाइट्स या सोल्यूट्स ही तो हैं। तो आपकी जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी वो ज़्यादा हो जाए, इस वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो थोड़ा कम हो जाएगा बाद रीनल ट्यूब्यूल्स। तो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम भी नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस भी कम हो जाएंगे। तो जो पहले आपका जो हाइपरक्लेमिया हुआ था वो काउंटर बैलेंस हो जाता है इन केस ऑफ क्रोनिक एसिडोसिस। तो एक्यूट एसिडोसिस केस में तो इनिशियल हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी ज़्यादा हुई, एक्टिविटी कम हुई और आपके ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे जो पोटेशियम चैनल्स वो कम हुए, तो हाइपरक्लेमिया हो गया। लेकिन लेटर ऑन हमने देखा कि उसकी एब्जॉर्प्शन रुक गई, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई पोटेशियम की फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बॉडी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस केस में क्रोनिक एसिडोसिस के केस में हाइपोक्लेमिया होगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि एक्यूट एसिडोसिस कोज हाइपरक्लेमिया एंड क्रोनिक एसिडोसिस कोज हाइपोक्लेमिया। अच्छा, फिर उन्हें बताया हुआ है हमें एक और बात कि आप लो सोडियम डाइट लें, हाई पोटेशियम डाइट लें, क्योंकि वो आपको बहुत से हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और दिल की और ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचा लेते हैं। आजकल की डाइट हमारी ऐसी है कि हम ज़्यादा सोडियम लेते हैं, कम पोटेशियम लेते हैं, जबकि हमारा होना ऐसा चाहिए कि हम पोटेशियम ही ज़्यादा लेना चाहिए, सोडियम ही कम लेना चाहिए, क्योंकि ECF में अमाउंट सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है और आपके पोटेशियम की अमाउंट कम है। सो यू शुड ऑलवेज टेक अ डाइट विच इज़ रिच इन पोटेशियम एज वेल एज इन सोडियम। मतलब सोडियम की अमाउंट कम हो चलेगा, लेकिन पोटेशियम अमाउंट भी ज़्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट। बस ये बताया हुआ है उस पैराग्राफ में, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। अच्छा, हमने एज ए टोल्ड हम डिफरेंट सोल्यूट्स और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की रेगुलेशंस करें, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इज गोइंग टू बी कैल्शियम। कैल्शियम की अमाउंट जो हमारे एक प्लाज्मा में या हमारे कह सकते हैं कि बॉडी के ECF में होती है, तकरीबन 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। 8 to 10 में से जो 50% होता है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, जो कि हमारे लिए फंक्शनल फॉर्म है। 40% होता है इन द फॉर्म ऑफ बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स और 10% होता है तकरीबन इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड विद द सब कम्प्लेक्स साइंस लाइक ऑक्सलेट के साथ होगा या सिट्रेट के साथ होगा, बाउंड फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, फिर कहा जाता है कि जैसे हमने देखा पोटेशियम के लिए जो मेजर एक उसकी रेगुलेशन होती है वो किडनी से होती है। इन केस ऑफ कैल्शियम ऐसा नहीं है, इसमें जो मेजर रेगुलेशन है वो बाय द वे ऑफ फीसिस हो रही है और किडनी जस्ट कुछ ही उसका हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब अगर आपका 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम का इंटेक है तो 900 मिलीग्राम बाय द वे ऑफ फीसिस एक्सक्रीट होगा, जस्ट 100 मिलीग्राम होगा बाय द वे ऑफ यूरिन। अगर हम जब भी हम रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम की बात करें तो एक हार्मोन आपके माइंड में हमेशा आएगा विच विल बी PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि कैल्शियम के अमाउंट को बेसिकली इंक्रीज करता है इन द ECF बाय वेरियस वेज। उसके 3 वेज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोन रिजॉर्प्शन से, सेकंड GIT से एब्जॉर्ब करके, थर्डली बाय इनहिबिटिंग इट्स एक्सक्रीशन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये 3 वेज से कैल्शियम अमाउंट रेगुलेट करने का काम किसका है, PTH का, ठीक है। तो हम बेसिकली इन ही वेज को देखने वाले हैं, लेकिन हमने आज जस्ट रीनल के साथ इसको रिलेट करना है। हमने इसको GIT का रोल इसका और इसका जो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन्स का रोल है वो हमने इधर नहीं पढ़ना, क्योंकि हम जस्ट रीनल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाकी अभी नहीं पढ़नी हमने। अच्छा, तो फर्स्ट वन अगर हम लोग देखें कि इसकी जो एक्सक्रीशन होती है बाय द वे ऑफ किडनीज, वो डिपेंड करती है अपॉन इट्स फिल्ट्रेशन एंड इट्स रीअब्जॉर्प्शन। याद रखना है कि कैल्शियम इज नेवर सिक्रेटेड इन यूरिन, इट इज़ ओनली रीअब्जॉर्ब्ड, इट इज़ फिल्टर्ड एंड देन इट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, इट इज़ नेवर सिक्रेटेड, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम। एज वी नो कि मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अकर जाता है PCT, वो उससे जो 25 to 30% होती है वो होता है लेवल ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनले, और 5 to 10% होते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पर। वही सीक्वेंस है जो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन का सीक्वेंस था, ठीक है। अब इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती कैसे? अच्छा, हर जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन आप देखोगे ना, वहाँ पे आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक चैनल्स होंगे, लाइक आपने पीछे देखे पोटेशियम के लिए बिग पोटेशियम चैनल्स, रोम के चैनल्स, आप सोडियम के लिए भी आपने देखे थे, ठीक है।
अब हर जगह पर ना, लाइक हमें देखा याद है ना आप लोगों को, सोडियम कैल्शियम चैनल्स और पोटेशियम हाइड्रोजन चैनल्स, तो इस तरह के चैनल्स आपको हर जगह पर मिलेंगे। तो इन केस ऑफ कैल्शियम भी हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं रीअब्जॉर्प्शन को। अगर हम प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन मोस्टली ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इज बाय द पैरासेलुलर पाथ है। पैरासेलुलर मतलब बिटवीन द सेल्स, है ना, जो कि टाइट जंक्शंस के थ्रू, है ना। और जो होता है 20% होती है बाय द वे ऑफ ट्रांससेलुलर पाथवे, लाइक पासिंग थ्रू द सेल्स। और जब थ्रू द सेल्स मूव करेगा ना, वहाँ पे हमें ज़रूरत होगी किसकी, चैनल्स की। और वहाँ पे दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक होता है कैल्शियम ATPase, ठीक है, और पंप होता है बेसिकली, और दूसरा होता है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें ना, ये दोनों चैनल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि ल्यूमन के लेवल पे हमें इन चैनल्स की मतलब कि हाई एनर्जी फॉस्फेट मतलब ATPase की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनसाइड द ट्यूबुलर सेल्स वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो ल्यूमन से सेल्स में आने के लिए किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल डिफ्यूजन से आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कम है, सेकेंडली वहाँ पे एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है -70 मिलीवोल्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से कैल्शियम की एंट्री इनसाइड द सेल्स हो जाती है, लेकिन उस सेल्स से उसको इंटरस्टिशियम में मूव कराने के लिए जो एक ट्यूबुलर ल्यूमन्स के मेम्ब्रेन के अराउंड जो एक चैनल्स हैं, वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम ATPase पंप, और दूसरा होता है कौन सा वाला में पड़ा, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। तो ये दो तरह के चैनल होते हैं जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर होते हैं और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं इन द PCT लेवल, जो कि आपको नज़र भी आएंगे। एक सेकंड दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, कैल्शियम अंदर आराम से कौन से आ गया, लेकिन उसको बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से मूव करने के लिए कैल्शियम ATPase चाहिए और कैल्शियम सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्टर चाहिए। अच्छा, फिर बात की जाती है कि इस जो ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इन द सेम में लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पर भी सेम तरह के ऐसे ही चैनल्स होते हैं। मतलब कि ट्यूबुलर ल्यूमन पर तो आराम सुकून से हो जाते हैं मूव, लेकिन हम अगर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पर भी चैनल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और फिर डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जस्ट 100 कैल्शियम ATPase पंप होते हैं और इस तरह के सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं। अच्छा, मतलब सेम मैकेनिज्म फॉलो होते हैं PCT के लेवल पर भी और DCT के लेवल पर भी और लूप ऑफ हेनले के लेवल पर भी। अगर बात करें कि मैकेनिज्म तो ये है, लेकिन इस मैकेनिज्म की रेगुलेशन कौन कौन करवा रहा है, तो मेजर रेगुलेटर तो एज ए टोल्ड कि PTH ही है। PTH जब भी ज़्यादा होगा तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड ये कि एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, लाइक आपका कैल्शियम की अमाउंट कम हो रही है, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव इट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका एक्सपेंशन हो गया वॉल्यूम की, मतलब बेसिकली आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया फॉर एनी रीज़न, इन्फ्यूजन हुई है या कुछ भी हुआ है, फॉर बाय एनी रीज़न अगर आपका ECF का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया या ECF का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इन दैट केस कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को हम रोक देंगे, बिकॉज इट्स स्टिल अ सोल्यूट, इट्स स्टिल एन इलेक्ट्रोलाइट, हमें नहीं चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है। तो PTH इसके अमाउंट को ज़्यादा करता है, लेकिन अगर हाई वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाए या हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। थर्ड फैक्टर इज फॉस्फेट। अगर बॉडी में फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्टिवेट कराएगी किसको, वो एक्टिवेट कराएगी PTH को, और PTH ने क्या करना है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। फोर्थ फैक्टर इज एल्कोलोसिस। आई जस्ट टोल्ड यू कि एक बात याद रखना कि जो एल्कोलोसिस होता है ना, अच्छा मैंने आपको पीछे एक पॉइंट ने बताया कि एल्कोलोसिस हमेशा क्या करता है, कैल्शियम को बाउंड कराता है विद द प्लाज्मा प्रोटीन, जिसकी वजह से ECF में अमाउंट ऑफ कैल्शियम कम हो जाती है। और जो एसिडोसिस होता है ना, वो रिलीज़ कराता है कैल्शियम को फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन, जिसकी वजह से ECF में प्लाज्मा फ्री कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ये फैक्टर अपने याद रखते हैं। सेकंड फैक्टर हमने ये याद रखते हैं कि एल्कोलोसिस हमेशा रीनल ट्यूब्यूल से ना कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एल्कोलोसिस, और एसिडोसिस होता है वो हमेशा उसको इनहिबिट करा रहा होता है फॉर एनी रीज़न। हो सकता है कि वो कैल्शियम ATPase को इनहिबिट कराता हो, एज आई जस्ट सॉ बिफोर कि पोटेशियम आयंस हाइड्रोजन आयंस आर गुड एट इनहिबिटिंग सेवरल पंप्स, राइट। पहले भी इसने पंप को इनहिबिट किया था ना, हाइड्रोजन आयंस से किसको किया था, सोडियम पोटेशियम ATPase को। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो कैल्शियम ATPase को इनहिबिट कराता हो, लेकिन बाय एनी मीन्स एसिडोसिस ऑलवेज इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, एल्कोलोसिस ऑलवेज प्रोमोट्स कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। ये बात आपने याद रखनी है। तो दिस वाज द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन की रेगुलेशन थी ये। खैर, अच्छा, तो कैल्शियम की बात होगी। अब बात करते हैं फॉस्फेट की, हम डिफरेंट आयंस की, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो फॉस्फेट के लेवल की ये होता है कि इसका नॉर्मल लेवल देख लेते हैं। तो नॉर्मल लेवल तो इसका इन्होंने ऐसे हमें यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन इसका काफ़ी कम लेवल होता है इन द ब्लड, मतलब ECF में इसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है। और कहा जाता है कि इसका जो एक्सक्रीशन होती है ना बॉडी से फॉस्फेट की, वो होनी होती है बाय द वे ऑफ स्पिल ओवर इस तरह से होनी होती है कि एक ना, आप लोगों को याद है हमने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पढ़े थे कि हर एक सोल्यूट एक पर्टिकुलर उसकी अमाउंट एट अ टाइम ही सिक्रेट हो सकती है, उसके बाद जो उसके चैनल्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा की अमाउंट हम सिक्रेट नहीं कर सकते। सो इन द सेम वे इसकी डिफरेंट सिक्रेशन के लिए भी होते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, और रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी हो सकते हैं कि आप एट अ टाइम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही रीअब्जॉर्ब करा सकते हो, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, स्पिल ओवर हो जाएगी या फिर यूरिन से निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस ऑफ योर फॉस्फेट द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज़ अबाउट 0.1 मिलीमोल पर लीटर,
ठीक है। तो अगर 0.1 मिलीमोल पर लीटर या 0.1 मिलीमोल पर मिनट से ज़्यादा आप करवाना चाहो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन, तो आप नहीं कर पाओगे, जो रिमेनिंग होगा ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगर इन केस आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट होती है ना इससे, तो आपकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और स्पिल ओवर हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वो मैक्सिमम होती है पीसीटी के लेवल पर और डीसीटी के लेवल पर, लूप ऑफ हेनले लेवल पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होती है। एंड एज आई टोल्ड यू कि हर एक की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें स्पेसिफिक चैनल चाहिए होते हैं। तो इन केस ऑफ phosphate the channel is going to be sodium phosphate co-transporter, याद रखना। इट्स द ल्यूमन में प्रेजेंट होता है, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होता। इट्स अ सोडियम फॉस्फेट को-ट्रांसपोर्टर जो कि फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एट द पीसीटी एंड डीसीटी। और फिर हमने बात की कि पीटीएच का रोल होता है जस्ट लाइक फॉर कैल्शियम, फॉस्फेट की रिजॉर्प्शन में पीटीएच का रोल है। और बेसिकली ये ना दुश्मन होता है, पीटीएच कैल्शियम का दोस्त है और फॉस्फेट का दुश्मन है। तो जब भी बॉडी में पीटीएच की अमाउंट बढ़ा नहीं, रीज़न ज़्यादा होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा है तो पीटीएच की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी टू एलिमिनेट द फॉस्फेट इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसके इसमें ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीटीएच प्रमोट करेगा बोन की रिजॉर्प्शन को, ठीक है। तो पहले तो वो ना फॉस्फेट को लेकर आएगा ईसीएफ के, हाँ पे पहले तो ईसीएफ में आ जाए, पहले तो उसके अमाउंट को ज़्यादा करेगा। उसके बाद पता क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है ना इसका फॉर द ट्रिब्यूल्स को कम करा देगा। मतलब अभी थोड़ा सा ही बेचारा बाउंड हुआ होगा प्रोटीन के साथ और उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अचीव हो जाएगा और बेचारा बाकी का निकल जाएगा। तो इन दिस वे पीटीएच इज़ गुड एट एलिमिनेटिंग फॉस्फेट फ्रॉम द बॉडी। तो ये इसका एक एंटागनिस्ट है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रोलाइट की बात की हुई यहाँ पे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की नॉर्मल अमाउंट होती है प्लाज्मा में 1.8 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, जिसमें से मैक्सिमम होते हैं न बोन्स और बाउंड फॉर्म में होती है जस्ट अबाउट 0.8 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होती है, जो फ्री फॉर्म में अनाइज्ड फॉर्म में होती है, जो हम बेसिकली उसको एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फेट कह सकते हैं, सॉरी एक्टिव फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कह सकते हैं। और तकरीबन इसकी जो डेली इंटेक होता है मैग्नीशियम का वो 250 से 300 मिलीग्राम पर डे होता है। लेकिन डोंट वरी, हम इसको एक्सक्रीट भी करा देते हैं, ये हमारी बॉडी में रहता नहीं है। सो अच्छा, जहाँ हम देखा कि फॉस्फेट की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी और डीसीटी के लेवल पर हो रही थी, मैग्नीशियम की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन वगैरह हो रही होती है एट लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। वहाँ पर से मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होना होता है टू मेंटेन इट्स अमाउंट। तो इन द सेम वे वी नो कि किडनीज़ ने इसको मतलब एक्सक्रीट, मतलब कि बेसिकली ना मैग्नीशियम स्टोर हो जाता है बॉडी में बोन्स वगैरह में, तो जस्ट थोड़ा सा ही होता है जो एक्सक्रीट आउट होना होता है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो वो हम कर लेते हैं। तो इसका कोई प्रॉपर ऐसा उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं चैनल तो मेंशन नहीं किया हुआ, बट डेफिनेटली कोई होता होगा मैकेनिज्म जिसके जरिए भी रीअब्जॉर्ब या एक्सक्रीट हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसकी ईसीएफ में अमाउंट ज़्यादा है तो हम इसको एक्सक्रीट ज़्यादा कराते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा, तो हम इसकी रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं बिकॉज इट इज स्टिल एन इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड चीज़ होती है कि अगर ईसीएफ में कैल्शियम अमाउंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में भी वो भी एक फैक्टर है जो इसकी एब्जॉर्प्शन को या सिक्रेशन को अफेक्ट कर होता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन। तो इसके 3 रेगुलेटरी फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, ईसीएफ अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, ईसीएफ प्लाज्मा या वॉल्यूम एक्सपेंशन, और थर्ड है ईसीएफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम। फिर बात की जाती है कि डिफरेंट रीनल जो मैकेनिज्म हैं जो कि मिलकर इंटीग्रेट करके डिफरेंट सॉल्यूट्स की या डिफरेंट फ्लूइड्स की वॉल्यूम को कैसे बॉडी में मेंटेन किए हुए हैं। अब हम उनकी रेगुलेशन देखने वाले हैं। बेसिकली यार ये जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं ना भाई। अच्छा जी, तो इन जो बेसिकली आपके अमाउंट ने की मेंटेनेंस होनी है वो 3 तरह से होती है। तो होती है इंट्रारीनल मैकेनिज्म्स की वजह से, लाइक आपकी बॉडी, आपकी किडनीज ने खुद ही सेंस किया कि यार आपकी जो किडनीज का जो वॉल्यूम पहुंच रहा है वो ज़्यादा है, तो अपने उसकी आपकी किडनीज ने उसको ऑलरेडी खुद अपने आप से ही ज़्यादा उसकी सिक्रीशन भी करा दी। तो ये तो हो गया इंट्रारीनल रीएडजस्टमेंट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नर्वस रेगुलेशन भी होती हैं, लाइक सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, उसके इसमें भी जो एक्सक्रीशन होती है वो कम हो जाती है। थर्ड फैक्टर इज द हार्मोनल कंट्रोल। बहुत से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन को या रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर इंटीग्रेट करके आपके ब्लड वॉल्यूम को या इससे वॉल्यूम को मेंटेन करे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इंटररीनल एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं। इंटररीनल एडजस्टमेंट हमेशा दो तरह से होती हैं, या तो आप फिल्ट्रेशन रेट को ज़्यादा कर दो, या आप एक्सक्रीशन के उसके रीअब्जॉर्प्शन के रेट को ज़्यादा कर दो, या आप उसमें सिक्रीशन के रेट। तो 3 तरह की चीज़ें ना रेगुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम, जो हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं, पीछे दोबारा रिवाइज करी जा रहे हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन अफेक्ट करेगी, रीअब्जॉर्प्शन अफेक्ट करेगी, सिक्रीशन अफेक्ट करेगी। एट द एंड आपको यूरिन वॉल्यूम में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट या वाटर कितना होना है ना। अच्छा, फिर बात की जाती है कि जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट्स हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक तो होता है आपका ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर फीडबैक, जिसमें ये होता है कि अगर ग्लोमेरुला के लेवल पर फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है, लाइक वहाँ पे ट्यूबुलर फ्लो रेट ज़्यादा है, या फिर आपका जीएफआर ज़्यादा हो रहा है, तो उसी कॉरस्पॉन्डेंटली ट्यूब्यूल्स के लेवल पर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। एक इंट्रिंसिक, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एक इंट्रिंसिक मतलब फैक्टर है जो मतलब किडनीज के अंदर ही अल्लाह की तरफ से, मतलब इसमें कोई आपकी नर्वस रेगुलेशन है, कुछ हार्मोनल इफेक्ट नहीं है। एंजियोटेंसिन अगर नहीं भी हो तो भी रीअब्जॉर्प्शन होनी ही होनी है, ये उसकी अपनी है कि ये एक फीडबैक है, ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर फीडबैक। कि ग्लोमेरुला के लेवल पे हमारा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो ट्यूबुल्स के लेवल पे हमारी रीअब्जॉर्प्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ताकि हमने फ्लूइड्स को मेंटेन रखा। सेकंड फैक्टर ये होगा यहाँ पर कि मैकुलर डेंसर फीडबैक। मैकुलर डेंसर फीडबैक ये कहता है बेसिकली कि अगर डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पर सोल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा पहुँची,
ठीक है, उसने सेंस किया कि मेरे पास सोल्यूट ज़्यादा आया है, मेरे पास वाटर ज़्यादा आया है, तो वो क्या करेगा, वो एफ्टर आर्टिकल्स की कंस्ट्रक्शन करा देगा कि भाई आप वहाँ पे रुक जाओ, हमें और नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो ये हो गया मैक्यूलर टेंसर फीडबैक, या से बोलते हैं ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, कि ट्यूब्यूल्स ने सेंस किया कि ग्लोमेरुलर के लेवल पर ज़्यादा हो रही है, मेरे पास ज़्यादा पहुँच है सोल्यूट या वाटर, तो उसने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा दी। तो ये दो मैकेनिज्म हैं जो इंट्रा रीनल रीएडजस्टमेंट्स हैं, और इसकी मतलब किडनीज की ना इंट्रिंसिक, इसको किसी आउटसाइड स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं, इसको किसी हार्मोन्स की या सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर बात की जाती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि बहुत पावरफुल है रेगुलेटिंग द ईसीएफ वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम, वो होता है प्रेशर नाट्रियूरिसिस या प्रेशर डायूरिसिस। मतलब कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, उतना ही जितना प्रेशर ज़्यादा हुआ उतना ही आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया। हाउ? बाय द वे ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मोर एंड मोर वाटर इन द यूरिन, ठीक है। तो डायूरिसिस कहते हैं इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन को। तो इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज प्रेशर, अगर डायूरिसिस या इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन हो जाए तो उससे हम कहेंगे प्रेशर डायूरिसिस या प्रेशर नाट्रियूरिसिस, ठीक है। मतलब कि वाटर भी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और सोडियम आयंस भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन इन द ECF या प्लाज्मा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर नाट्रियूरिसिस या प्रेशर डायूरिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मेंटेनेंस ऑफ ECF एंड ICF। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसका ये होता है बेसिकली कि ना मैकेनिज्म ये होता है कि अगर आपका ब्लड वॉल्यूम फॉर एनी रीज़न ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फ्यूजन मिल गई, आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया बाय एनी मीन्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन आपने ले लिया है, आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका ECF का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लीक आउट करके आया था एंड फ्लूइड ने कहा ना ECF में इंटरस्टिशियल स्पेसिमेन है। अगर आपका ECF का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या होता है? वी नो कि आपकी जो आर्टरीज में या वेन्स में जब भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है टू द वॉल, तो हम कहते हैं मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जब मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा इन द वेन्स ऑफ द बॉडी, पेरिफेरल वेन्स, तो उस केस में जो उसकी एक ग्रेडियंट है ना बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द वेन्स, वो ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होगा फ्रॉम द पेरिफेरल वेन्स इनटू द हार्ट, राइट एट्रियम। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा इनसाइड द हार्ट, जो आपके हार्ट में फ्लूइड पहुंचेगा वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा पहुंचेगा तो बाय फ्रैंक्स टोलन लॉ आपका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो आपका आर्टियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, आर्टियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका ग्लोमेरुलाई पर भी जो एक रीनल आर्टियल प्रेशर वो भी ज़्यादा होगा, तो इंक्रीज फिल्ट्रेशन होगी और इंक्रीज फिल्ट्रेशन के रिस्पॉन्स में इंक्रीज सिक्रेशन भी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द, हाँ यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है थ्रू वेरियस फीडबैक रिस्पॉन्सेज, लेकिन एट द एंड जो हमारा प्रेशर नाट्रियूरिसिस प्रेशर डायूरिसिस का रिस्पॉन्स है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये उन सब प्रोसेस को ओवरराइड कर देता है। और एट द एंड जितना आपका प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही आपका रिस्पॉन्स नाट्रियूरिसिस या डायूरिसिस भी ज़्यादा होगा, तो इस मैकेनिज्म की वजह से इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, फिर बात की जाती है कि इसकी ना एक मतलब इसकी इतनी प्रिसिशन, ये इतनी इफेक्टिवनेस क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस? तो इफेक्टिवनेस की ये रीज़न है कि आपका जब थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में आपका बहुत ज़्यादा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, और आपका अगर जब थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है ना, आपका बहुत ज़्यादा आर्टियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और आपका थोड़ा सा आर्टियल प्रेशर ज़्यादा होगा ना, उस आर्टियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपका यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दिस वे ये थोड़े थोड़े फैक्टर मिला जुलाकर आपके एंड में इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेशर नाट्रियूरिसिस एंड प्रेशर डायूरिसिस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सो दिस वॉज द केस। अब बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड की। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेटली। आपका जो ECF है, एज डिस्कस्ड किया, वहाँ पर ना मतलब ECF के लेवल पे एक नेगेटिव प्रेशर हर वक्त प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव प्रेशर एक बार ख़त्म हो जाए ना, तो कंप्लाइंस वहाँ की ज़्यादा हो जाती है। एक बार कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाए, फिर आप उस जगह को जितना मर्जी फ्लूइड से भर दो, फिर वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। मतलब बेसिकली हमने ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कंप्लाइंस ये होती है कि बेसिकली ना नॉर्मली आपकी बॉडी की कंप्लाइंस नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से कम होती है, लेकिन नेगेटिव प्रेशर ना वहाँ पे फ्लूइड नहीं आने देता। लेकिन एक बार आपका थोड़ा सा वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा हुआ ना फ्लूइड का, तो वो जो नेगेटिव प्रेशर वो खत्म हो जाता है, और नेगेटिव प्रेशर खत्म होने से उस रीजन की कंप्लाइंस मतलब कि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे आप जितना मर्जी आप डाली जाओ वॉल्यूम, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें बात करते हैं कि इन दिस वे ना, अगर एक बार प्रेशर मतलब निकल है ना फ्लूइड, तो उसके बाद फिर एडीमा होता ही रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आपको इंटरवेंशन करके उसको रिमूव ना करो फ्लूइड को वहाँ से। अच्छा, बात करते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होती रहती है, मतलब कई बार फ्लूइड आ जाता है सेल्स के अंदर, निकल भी जाता है सेल से, तो मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाए इन द ECF, तो उसके इसमें एडीमा हो जाता है। एडीमा ऐसे होगा अगर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपेसिटी का ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, लाइक 13 होता है नॉर्मली, लाइक 7 to 10 होता है नॉर्मली, अगर इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या इन केस ऑफ ग्लोमेरुलाई वहाँ पे 60 होता है नॉर्मली, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, आपका इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लीक आउट होने लग जाएगा, या फिर आपके अगर कैपिलरीज में
प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तब भी वो लीक आउट होने लग जाएगा। थर्ड, अगर आपकी परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी ज़्यादा हो जाए, लाइक आप वहाँ पे चैनल्स के अमाउंट ज़्यादा हो जाए फॉर एनी रीजन, तब भी ज़्यादा लीक आउट होने लग जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम। अगर फोर्थ, अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम से काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है ना फॉर ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस बैक टू द ब्लड। अगर आपको वो काम नहीं कर रहा, लाइक फॉर ब्लॉक हो गया, वो जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था पिछले चैप्टर्स में, तो उस केस में भी क्या होगा? आपका इंटरस्टिशियम में एडीमा डेवलप हो जाए। तो दीज वर द फैक्टर्स जो एडीमा को डेवलप करते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली सारी जो रीनल मैकेनिज्म का। अगर सिम्पैथेटिक कंट्रोल, सिम्पैथेटिक कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट होता है इन रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम, और वैसे कंट्रोल करता है बेसिकली कि जब भी आपकी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर हर जगह पे ना देखो जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू सेवरल रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप बैरो रिसेप्टर्स आप लोग पढ़े होंगे ना, कैरोटिड साइनस के रीजन में होते हैं, एओर्टिक आर्च के रीजन में होते हैं। इसके अलावा कुछ लो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली पल्मोनरी वेसल्स में होते हैं, राइट आर्टरी में होते हैं। तो जब भी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये सिग्नल्स भेजते हैं बाय वेगस नर्व, ग्लोसोफ्रेंजियल, हमने पढ़ा था ना ये, है ना। तो उस केस में ये होगा कि जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके ब्रेन से जो एक रिस्पॉन्स आएगा ये आएगा कि यार आप लोगों का प्रेशर अगर इन केस कम हुआ हुआ है, लाइक सेंस करेंगे प्रेशर कम हुआ है, तो क्या होगा कि आपके जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं कंस्ट्रक्शन करा दें ताकि फिल्ट्रेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करा दें ताकि आपकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती रहे फ्लूइड की, और फ्लूइड ज़्यादा होकर प्रेशर मेंटेन हो जाए। थर्ड, स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनल मेडुला को कि भाई रेनिन रिलीज़ कराओ, कोई एंजियोटेंसिन को एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कराओ। तो किडनी से आ जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन, और एड्रेनल मेडुला से आ जाएगा एल्डोस्टेरोन, तो वो भी आपकी रीअब्जॉर्प्शन को मेंटेन करेंगे। तो इन दिस वे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑल्सो कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ईसीएफ वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्रेशर्स, ठीक है। अब हम डिफरेंट हार्मोन्स के रोल पढ़ते हैं। यार हार्मोन्स के रोल्स ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एज यू नो कहाँ एक्ट कर रहा होता है? डिस्टल ट्यूबुल पर एक्ट कर रहा होता है, कोलेटिन ट्यूबुल पर एक्ट कर रहा होता है, कोलेटिन डक्ट पर एक्ट कर रहा होता है। और इसका काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एज वेल एज वाटर। तो बेसिकली जब भी आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तब एंजियोटेंसिन वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर आपकी बॉडी में वॉल्यूम की डिप्लेशन को ख़त्म करा देगा। ये तो हम ऑलरेडी वैसे पढ़ के भी आ चुके थे। खैर, सो फिर बात की जाती है कि एंजियोटेंसिन 2 का रोल होता है ऑल्सो इन द प्रेशर नाट्यूरोसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बहुत अच्छी सी प्रेशर नाट्यूरोसिस हो रही है, मतलब आप आराम सुकून से आपका मतलब ब्लड में सोडियम ज़्यादा था, आपने प्रेशर नाट्यूरोसिस की और बोर्ड सब निकाल लो, लेकिन वहाँ पे आ जाए कि एंजियोटेंसिन आ जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मत करो मेरे साथ। तो एंजियोटेंसिन क्या करेगा? वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने लग जाएगा। मतलब हम इतनी मुश्किल से प्रेशर नाट्यूरोसिस करा के सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं और एंजियोटेंसिन आकर उसको रीअब्जॉर्ब कराता है, तो हमारा तो वहाँ पे काम करना ख़राब हो जाएगा ना। तो जब भी आपकी प्रेशर ज़्यादा होता है ना, उसके रिस्पॉन्स में एंजियोटेंसिन 2 को हमेशा इनहिबिट होना चाहिए, सप्रेस होना चाहिए। तो अगर आप में कोई एब्नॉर्मैलिटी है और आपका एंजियोटेंसिन 2 सप्रेस नहीं हो पा रहा, उसके समय क्या होगा? आपकी जो प्रेशर नाट्यूरोसिस है वो क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी, और बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज सोडियम लेवल आपका एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ज़्यादा नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इन द एंड आप हाइपर नाट्रीमिया से सफ़र करोगे, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स जो कि हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। कि हम कौन से सिम्टम्स हैं यार? हाइपरनाट्रीमिया के मुझे खुद भूल गया, खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, हमें दोबारा याद आ जाएगा। अच्छा, तो इन दिस में मतलब जब भी आपका एंजियोटेंसिन 2 होगा ना, तो आपकी प्रेशर नाट्यूरोसिस डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसका काम ही रीअब्जॉर्ब कराना, प्रेशर नाट्यूरोसिस का काम है एक्सक्रीट कराना। जब भी बात की जाती है कि लेकिन एक्सेसिव एंजियोटेंसिन 2 इतना इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और आर्टरियल प्रेशर इन दी एंड प्रेशर नाट्यूरोसिस को कहेगा यार तुम जाओ, बेशक एंजियोटेंसिन है तुम उसके रिस्पॉन्स में फिर भी जाओ। तो एट दी एंड एंजियोटेंसिन 2 को हम लोग बिठा देते हैं, तुम बैठ जाओ, हम अपना काम हमें करने दो, हमें नाट्यूरोसिस कराने दो। सो अगर आपका एंजियोटेंसिन 2 अगर आपका मतलब कोई ट्यूमर है किडनी में, जिसकी वजह से रेनिन रिलीज होता जा रहा है, स्टिल उसको एक काउंटर बैलेंस कर लेता है इंक्रीज प्रेशर, क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 2 रीअब्जॉर्ब कराता है ना सोडियम को, तो उसके रिजल्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर नाट्यूरोसिस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक काउंटर बैलेंसिंग इनकी चलती रहती है। अच्छा जी, और क्या चीज़ रहेगी? एल्डोस्टेरोन का रोल आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एल्डोस्टेरोन क्या कराता है? सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से कराता है? काफ़ी जगह से कराता है, लेकिन मेजर इसका जो एक लेवल है वो है कोलेटिन ट्यूब्यूल्स का। तो कोलेटिन डक्ट और कोलेटिन ट्यूब्यूल के लेवल पे रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराना किसका काम है? इसका काम है एल्डोस्टेरोन का। इसके अलावा थिक असर्निंग लूप पर भी एक्ट करता है, ये थिक असर्निंग लूप से भी करवाता है सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन। तो इन दिस अगर हम कुछ डिजीज़ भी स्टडी करते हैं कि एडिसन्स डिजीज़ के केस में रेनिन मेडुला डैमेज हो जाता है और हमारा एल्डोस्टेरोन के अमाउंट कम हो जाता है, इसके केस में हम हाइपोनाट्रीमिया सफ़र करते हैं। अगर कौन सिंड्रोम है तो उस केस में एक ट्यूमर हो सकता है एड्रेनल ग्लैंड का, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन के अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो हम हाइपरनाट्रीमिया सफ़र करेंगे। फिर बात की जाती है अगर आप में ओवर सिक्रेशन हो रही है सोडियम की, ठीक है, अगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन ज़्यादा होती रहे तो उसके इसमें क्या होगा? हाइपरनाट्रीमिया होगा, इनिशियली होगा, लेकिन एट दी एंड एस्केप कर जाएंगे किडनी से। कैसे एस्केप कर जाएंगे? इसके वो ऐसे कर जाते हैं कि जब भी आप में हाइपरनाट्रीमिया होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर वो भी राइज कर जाएगा। एज वी नो कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब वाटर की भी रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, और हाइपरनाट्रीमिया के साथ साथ आपकी वो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, हाइपर टेंशन भी हो जाएगी। तो ये जो हाइपर टेंशन है ना, बेसिकली ये प्रेशर नाट्यूरोसिस करा देगा। तो आपका जो किडनीज होंगे ना, आफ्टर सम टाइम वो एस्केप कर जाएंगे फ्रॉम द हाई इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, और
जो यार ये जो है ना ये प्रेशर नाइट्रोसिस, प्रेशर डायलिसिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, कोई बहुत छोटे से इफेक्ट नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पावरफुल भी होते हैं, तो ये हमेशा ओवरराइड कर देते हैं हार्मोनल फैक्टर्स को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ एडीएच इन कंट्रोल रीनल वाटर एक्सक्रीशन। तो एक वाटर की ऑब्जॉर्प्शन का जो एक मेजर हार्मोन था, हम बार बार डिस्कस करते हैं, वो एडीएच ही है। और एक्ट कहाँ करता है, एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, डिस्टेंट ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, और री ऑब्जॉर्प्शन करानी होती है एडीएच की। तो डेफिनेटली अगर आपकी नॉर्मलिटी आ गई एडीएच के लेवल में, अगर लाइक बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है एडीएच, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है, भर जाएगा, एक्सक्रीट हो नहीं पाएगा। और अगर आपका एडीएच कम है तो सारा पानी ज़ाया हो जाएगा, बस बेचारे ऐसे बैठ हो के डिहाइड्रेट हो के। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कभी कभी। अच्छा, रोल ऑफ एएनपी देखते हैं, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। अब तो हमने देखा कि कैसे हम चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड ऐसा हार्मोन है जो कि नाइट्रियूरेसिस और डायूरेसिस करा रहा होता है, बेसिकली बॉडी में से सोडियम को और वाटर को निकाल रहा होता है, और ये रिलीज़ होता है बाय द कार्डिक एट्रिया। जब एट्रिया बेचारे भर जाते हैं ब्लड से ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो वो कहते हैं कि यार बस अब इसको नाइट्रियूरेसिस से ख़त्म करो ब्लड को, हमें इतना ब्लड नहीं चाहिए। तो एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, यार आई नो मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, बट दैट इज़ फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये है ही बहुत ज़्यादा। अगर मैं स्लो बोलूँगी तो ये 1 घंटे की बजाय 2-3 घंटों की वीडियो बन जाएगी। सो आई एम सॉरी, आई बैग योर पार्डन सर एंड मैम्स। खैर, तो डेफिनेटली एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसको एक्सक्रीट कराता है एक्सेस वॉल्यूम को, और बैक टू वॉल्यूम को बैक टू नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। तो ये है एएनपी का रोल। फिर कहते हैं इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म्स कौन से हैं सोडियम के इनटेक के। तो इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म्स हैं ये कि अगर आपको सोडियम इनटेक ज़्यादा हो जाए इन केस, तो आपके बहुत सारे मैकेनिज्म एट द सेम टाइम एक्टिवेट होंगे और इसकी अमाउंट को नॉर्मल लेवल पर ले आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाइट्रियोटिक मैकेनिज्म हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो एंटी नाइट्रियोटिक मैकेनिज्म वो इनहिबिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, एएनपी की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में ताकि वो निकल जाए सोडियम जो एक्सेस हमारी बॉडी में आया। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर देंगे, हमें और सोडियम नहीं चाहिए, तो एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन भी इनहिबिट होगी, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 में भी वाटर की और सोडियम की रिजॉर्प्शन ही करानी होती है। इसके अलावा क्या होगा, लो प्रेशर रिसेप्टर्स, डेफिनेटली जब बॉडी में ना सोडियम ज़्यादा होगा तो वाटर भी ऑस्मोसिस करके ज़्यादा हो जाएगा, तो जो लो प्रेशर रिसेप्टर है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो भी एट द एंड क्या करेंगे, वो ना इनहिबिट करा देंगे, वो मतलब रीअब्जॉर्प्शन फिर कम करा देंगे ना एट द रेनल ट्यूब्यूल्स, है ना, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी से वो ये करा देंगे। अच्छा जी, और अगर आपकी वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होगी इन केस ड्यू टू सोडियम इनटेक, तो प्रेशर नाइट्रोसिस भी हो जाएगी, तो वो भी फिर मतलब ये सारे फैक्टर्स मिल जुला के क्या करेंगे, सोडियम इनटेक के अकॉर्डिंगली सोडियम आउटपुट को भी ज़्यादा कर देंगे। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लार्ज मतलब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं और इससे वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में क्या होगा, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, तो पोलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा ना पेरिफेरल वेजल्स, और पेरिफेरल वेजल्स में अगर पोलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी और ब्लड पंप नहीं हो रहा टुवर्ड्स द किडनी, तो किडनी को क्या लगेगा कि बॉडी में ब्लड है ही नहीं, तभी तो हमें नहीं मिल रहा, तो किडनी से कहेंगे रेनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के जरिए मोर एंड मोर ब्लड, मतलब मोर एंड मोर फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन करा रहे होंगे, ठीक है, उसको फिल्टर आउट नहीं ज़्यादा कराएंगी, उसको सिक्रीट ज़्यादा नहीं कराएंगे, और बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड है जो बेचारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो किडनी से समझेंगे कि ब्लड है नहीं, तो वो रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे, तो बॉडी में ब्लड की और फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपका हार्ट थोड़ा सा वीक है तो वो इस इंक्रीज ब्लड को उसके लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, इंक्रीज ब्लड, और वो बैक टू नॉर्मल एक्ट करने लग जाएगा। लेकिन इनकेस अगर आपका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और वो इस इंक्रीज ब्लड लोड को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, तो वो बेचारा ऑलरेडी फेलिंग स्टेट में चला जाएगा, और इन दिस वे किडनीज हेल्प करने के बजाय उसको नुकसान दे रही होंगी हमारे हार्ट को। तो ये एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर केस है जो कि बेसिकली हमारे ब्लड वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा कर देता है, क्योंकि किडनी समझती हैं कि उसे और ब्लड चाहिए और बेसिकली वो रीअब्जॉर्ब करती रहती हैं। सेकंड केस होता है आपका अगर कैपेसिटी ऑफ रिनल मतलब कैपेसिटी ऑफ पेरिफेरल वेसल ज़्यादा हो जाए, इन केस फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस की वजह से, यूट्रस के एक्सपेंशन की वजह से और प्लेसेंटा की एक्सपेंशन की वजह से, या इसकी मतलब इन ऑर्गन्स के साइजेस के इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में ना कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है वेसल्स की, तो उस कैपेसिटी को अकोमोडेट करने के लिए किडनी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ताकि हम उन कैपेसिटी को फिल कर सकें। तो उस केस में भी ब्लड वॉल्यूम और इससे अमाउंट ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। सेकंड फैक्टर ये होता है कि आप में वेरिकोस वेन्स है और आपकी पेरिफेरल वेन्स की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उस केस में भी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी टू अकोमोडेट मोर एंड मोर ब्लड इन दोज कैपेसिटेटेड वेसल्स। इसके अलावा कहते हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस केस में ईसीएफ का वॉल्यूम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा के बजाय कम हो रहा है। वो किसी से होते हैं जब एडीमा हो रहा होता है, ठीक है। और एडीमा क्यों होता है, हमने 4 फैक्टर्स ऑलरेडी देख लेंगे, लाइक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होना, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना, परमेबिलिटी ज़्यादा होना, और मतलब देख चुके हैं ना हम ऑलरेडी, इसको बस कर दो। तो खैर कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो सकता है इन केस ऑफ अगर आपकी प्रोटीन्स बॉडी से निकलती जा रही हैं। इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली ना ग्लोमेरुलाई की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को भी निकालते रहते हैं, तो बेसिकली वो प्रोटीन्स का रिलीज़ होता रहेगा और जब बॉडी में प्रोटीन्स नहीं रहेंगी तो डेफिनेटली हमारा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट फ्लूइड लीक हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द इंटरस्टिशियम। तो उसमें ब्लड वेसल्स में अमाउंट कम हो जाएगी वाटर की और ईसीएफ में अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक 10 to 30 लीटर्स तक
इतना एडीमा हो जाता है यार। और लिवर सिरोसिस भी ऐसे यही काम कर रहा है कि वो भी ब्लड वॉल्यूम कम कर रहा है और इससे वॉल्यूम ज़्यादा कर रहा है। कैसे? जब लिवर सिरोसिस होगा तो प्रोटीन्स बनेगी नहीं, क्योंकि जो फंक्शनल लिवर की सेल्स हैं वो तो डैमेज हो गए ना, वो तो फिब्रोटिक ले हो गए, तो वो तब नॉन फंक्शनल है। तो इस उस केस में भी क्या होगा कि सिरोसिस जब भी होगी तो ब्लड में आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की अमाउंट कम हो जाएगी, प्रोटीन्स कम होंगे तो अगेन कोलोरेक्टल ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ कम, और अगेन क्या हुआ? एडीमा हो गया, ठीक है। और सेकंड फैक्टर ये भी होता है कि जब भी लिवर की सिरोसिस होती है तो लिवर की हार्डनिंग हो जाती है और प्रेशर डालता है ऑन द पोर्टल वेनस सिस्टम, और पोर्टल वेनस सिस्टम में जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे प्रेशर राइज करता है और वहाँ से भी लीकेज ऑफ फ्लूइड होता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। वहाँ पे फिर बेसिकली वहाँ पे जो एडीमा होता है ना अराउंड द जीआईटी रीजन, उसे हम बोलते हैं एसाइटीज़। एसाइटीज़ बेसिकली द एक्लमेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो वहाँ पर अगर होगा तो मैं वो भी बेसिकली सिरोसिस का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है एसाइटीज़, जस्ट लाइक कि कोलोरेक्टल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो रहा है क्योंकि प्रोटीन्स बना नहीं पा रहा इन दिस वे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। और हम लोग ये बहुत कुछ देख चुके हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई नो कि कितनी स्कैटर्ड सी चीज़ें थी, आई नो कि आप लोगों को बहुत मसला हुआ होगा उसको पढ़ते हुए, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ गया कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या कुछ बताया हुआ है। तो काम की चीज़ें तो कम ही है खैर, लेकिन जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे, एक बार आप लोगों को रिवाइज भी हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। दैट वाज ऑल फॉर टुडे।